उद्देश्य से के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए। इन 2 महीनों में किस तरह से चीजें करनी कि आप लेक्चरशिप में आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, सबसे पहली चीज, आपको अपनी ऊर्जा इन बातों में बिल्कुल व्यय नहीं करनी है कि सीट कितनी है, कट ऑफ वगैरह क्या है, क्योंकि ये आपके और मेरे दोनों के दायरे में नहीं। कल एक लड़का आया, और कल नहीं है, 15 तारीख को वहां पे खत्म है ना सेमिनार में, जोधपुर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अम्बेडकर से सेमिनार था, मैं उसका फर्स्ट पर्सन था। एक बच्चा आया दौड़ता दौड़ता, सर सीट तो कम है और मैं तैयारी तो 2 साल से कर रहा हूँ, बढ़िया। अच्छा, नीचे बैठे। तो मैंने कहा छोड़, तू सीट चुप छोड़, हम दूसरी बात करते हैं। हो गया, हमारा सीट तो है पढ़ने के लिए, सर में दूसरी बात याद आई। सीट की छोड़, अपन दूसरी बात करते हैं, क्या हाल चाल है, कैसे है कुछ। तो बेटा एक काम कर, तू मेरे को परीक्षा के अंदर 285-90 का स्कोर करके मार्क्स ला के दे, सिलेक्शन गारंटी मेरी, सीट भूल जाओ, था सीट एक बड़ा थी, नंबर लाई 290, कुछ 90 मार्क्स लगना है। तो सीट में क्या दोस्त है भाई, 290 देर को बहुत अधिक लग रहे हैं, तो सीट को मत दोस्त। तो मैंने कहा 200 बना के, हमारा 335 है, मेरे 335। मैं ये सोचता कि 335 गणा है, तो फिर कैसे होता। 290 ने क्या गणा है बता, 105 सवाल कर सेकंड पेपर में, और 40-45 कर ले फर्स्ट पेपर, कितना तो कर ही सके। लेक्चर बनने जा रहे हो, इतने सवाल तुम ही वो सामने वाले रखना है, सीधा वो 290 पूरा, इतना ही तो बनना है। क्योंकि जब सीट कम होती है तब सीट पे ध्यान नहीं दिया जाता बेटा, तब ध्यान दिया जाता है कट ऑफ पे, कि मेरे को 300 नंबर लाने हैं, 290 नंबर लाने हैं, बाकी उसके बाद में भी नहीं होता है तो कम से कम ये तो लगेगा कि मैं 300 नंबर लाने की काबिलियत रखता हूँ, आगे 10 नंबर और बढ़ा सकता हूँ, आगे भर्ती बढ़े आने क्या मतलब रखने वाले। सीधी सी बात, कॉन्फिडेंस का लेवल कितना हाई होता है। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग का रिजल्ट आया हिंदी का, अभी आया था कुछ 2-4 दिन पहले, 306-7 कुछ कट ऑफ हुई। अब एक दो स्टूडेंट के मैसेज आए जिनके 310-12 नंबर है। उन्होंने सर सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन अब इतना भरोसा हो गया कि अगली फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षा जून की, उसमें सिलेक्शन करवा देंगे। अब तक ये भरोसा नहीं था, लेकिन जब से ये डबल में हुआ है, 307 के बाद हमारा डबल में हुआ है, उससे अब हमें लग गया है कि अब हम इस 311 को 330 तक आराम से ले जाएंगे, अब सिलेक्शन हो जाएगा। इस कॉन्फिडेंस से बहुत जबरदस्त पढ़ाई होगी, सिलेक्शन हो भली मत हो। ये फायदा होता है जब आप सीट न देखकर भी बहुत तरीके से मेहनत कर लेते हैं और बहुत क्लोज पहुंच गए, तो कॉन्फिडेंस इतना अप हो जाता है कि आप जल्द ही वापस सेवा में आने वाले हैं। प्रयास तो करके देखिए कम से कम ठीक से। तो पहली चीज आप ये ध्यान रखना कि अब इन समय इन चीजों में मत उलझना, क्योंकि सीट आरपीएस की डेफिनेटली बढ़ाएगी। अब ये कब बढ़ाएगी ये उनके ऊपर है। आप हर दिन उसकी कमेंट्री पढ़ोगे तो आपका टाइम खराब होगा। आप तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपके पास में जो सामग्री है नहीं बदलाना। आप परीक्षा आ गई है, इस सामग्री को बढ़िया तरीके से 1-2 बार रिवीजन कर लो और एक परीक्षा से 15 दिन पहले एक बार मोटा मोटा पूरा आंखों से निकाल लो, और साथ में प्रैक्टिस चलता रहने दो, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो आपको बताती है कि प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, किस टॉपिक में कैसा प्रश्न बनता है, ये प्रैक्टिस से ही पता चलता है। बढ़िया प्रैक्टिस होगी तो आपको हर पैराग्राफ से पता चलेगा कि कैसा सवाल इसमें आ सकता है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, पाठ पूर्ण होने बाद में पूछे मारते हैं सवाल केड़ो पड़े, सवाल केड़ो की पड़ेगा क्या पड़ेगा, सवाल कैसा बन रहा है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बढ़िया करनी पड़ती है। डेली वाली आधा घंटा ही करो, चाहे पुराने पेपर से करो, टेस्ट सीरीज के साथ में भी पुराने पेपर्स निकालते रहे। देखो टेस्ट सीरीज कभी भी पुराने पेपर का स्थान नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज जो है
वो आम लोग बनाते हैं। पुराने पेपर आरपीएससी के एग्जाम सेटर्स ने बनाए। उनकी बुद्धि का लेवल और हमारे लेवल में थोड़ा फर्क है। हम हमारे स्तर से सोच के बनाएंगे, वो उनका लेवल अलग चलता है। वो एजुकेशन, वो एग्जामिनेशन साइकोलॉजी का ध्यान रखते हैं कि कितने प्रतिशत टफ देना है, कितना मॉडरेट देना है, कितना सिंपल देना है। हम ये ध्यान नहीं रखते, हम तो 100 के 100 टफ दे देते, सारी हालत खराब करते बैठे। ऐसी हालत रहेगा मासा क्यों अगले लास्ट टेस्ट पर ठीक है तो धक्के बदलो तो मन लागे वो मैं तैयारी छोड़ दे ये करते तो पास हूँ 52,000 वाले जाओ एक की करो, हमारे तो नंबर कम में जोड़े आगे। बेटा ये तेरा दोस्त नहीं है, ये हमने गेम खेला है। क्यों? हमने कोई इरादतन नहीं खेला है। हाथ टाइट चल गया तो चल गया, आप क्या कर सकते हैं। अब एक पार्ट में 30 सवाल बनाने हैं तो सरल तो कहां से बनेंगे, तो अंदर से निकालने पड़ेंगे, खोद खोद के निकालने पड़ेंगे। तो टेस्ट सीरीज तो ठीक है, आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, थोड़ा थोड़ा माहौल बना रहता है, नंबर आवर ठीक है, लेकिन पुराने पेपर साथ में अभ्यास करते रहे। लिमिटेड सामान्य के गदगद मन आवर के मान नोट्स नो सिलेक्शन हो गया, ये नोट्स होना है वो मुझे तो आज हो तो पूर्व हल्लों में लिख लियो। इस नोट से मैंने इतिहास की सारी परीक्षाएं पास करी। तो हकीकत क्या है भाई बता, थारी गटों में 20% सवाल अल्लाह आई नोट्स में तो वेरी आई चेक करे वाले। अब 100% चाहिए तो भले आप 20 किताबें पढ़ लो, याद होगी नहीं, 100% फिर भी नहीं हो। राजस्थान में आज तक किसी के हुए नहीं, हमारा एक बार हो जाता सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड 196 नंबर आया था। एक सवाल रहा, एक तो तारा बहादुरी ओढ़नी करती गई था। आरबीआई से आया था, राजस्थान संस्कृति थोड़ी ज्यादा आती नहीं थी, तो मैंने लिखा चाट, वो है आदिवासी। आदिवासी के मन आज भी उद्योग बोल गए, ये वो सवाल गलत हो, एक कोई बड़े हो तो बैठा हूँ 195 आसपास नंबर आती नहीं। 100% तो हो ही नहीं सकते किसी। तो जो आपके पास सामग्री है उसको आप ढंग से पढ़े, बहुत माइंड एक्टिव रख के पढ़े। जब भी पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद मैं क्या करता था, मुझे आज भी मैं बताऊं ना, आज जैसे मैं कोचिंग जाता हूँ, क्लास होती है, तो क्लास से पहले यहाँ पे ऑनलाइन क्लास आपने देखी होगी, ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, उससे पहले 15 मिनट बैठता हूँ आराम से, एक अकेला एकांत रहता हूँ, पूरे जो मुझे पढ़ाना है उसको पूरा वापस सोचता हूँ। जैसे मुझे मौर्य काल पढ़ाना है तो सोचता हूँ मौर्य काल की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें ये मत है, इसके बाद में आगे क्या क्या है, ऐसे 10-15 मिनट पूरी फ्रेम दिमाग में रिवाइज करता हूँ। अब रिवाइज करने के बाद में पूरी स्टोरी क्रिएट हो गई। अब आप सोचिए कि जब व्यक्ति स्टोरी क्रिएट कर पा रहा है तो वो परीक्षा में गलती कैसे करेगा। मैं स्टूडेंट को भी यही बात कहता हूँ कि 30 मिनट पढ़ लिए, 35 मिनट पढ़ लिए, 1 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद में उस किताब को थोड़ा सा बदलें और फिर जो पढ़ा उसको मेमोरी में दिमाग में लाइए और सोचिए कि आप क्या पढ़ रहे थे, उसको आप कैसे समअप करोगे, समराइज कैसे कर रहे हो, समअप करना मतलब शॉर्ट में कैसे करोगे। जब तक आप इस तरह से मंथन नहीं करेंगे तब तक आप याद नहीं कर पाओगे, और जब तक याद नहीं होगा तब तक ये कंफ्यूजन 2 ऑप्शन में हमेशा बने रहेगा। जब तक याद नहीं होगा तब तक ये कंफ्यूजन बने रहेंगे। हम कहते हैं ना सर 2 ऑप्शन में गलत हो गया। एक नॉर्मल प्रश्न आता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप सीधा कहते हो बुद्धि वो इतनी बार पढ़ लिया है कि वो याद है। अब याद है तो गलत होगा नहीं। अब मैं यही बात कह दूं कि सैयद वंश के संस्थापक कौन, अब उसको बहुत बार नहीं पढ़ा, अब 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, 2 तो आप डिलीट कर दोगे, 2 बच गए। अब 2 में से आप हिलो लिखाओगे, गलिया है फिर यही होगा, छोड़ भी नहीं सकते, सारू सवाल है, ईगो हर्ट हो जाता है। सिंपल प्रश्न आ जाता है, पढ़ा हुआ आ जाता है। तो मनुष्य प्रवृत्ति ये कहती है कि रियासतें बिकने के लिए आम मंजूर है लेकिन तोड़िंग मंजूर है। चेतक कभी मुगलों का पानी नहीं पिएगा, इसको छोड़ मत दिया, अरे छोड़ नहीं पाए मत कर, वो तय हो तो बड़ो मत भाई मत कर,
करे मत करे गलत जा रहा है। ऐसे 10 प्रश्न रहता है, 5 सरल प्रश्नों पर जो कौन ध्यान दियो, लेकिन अब परीक्षा में उसने उस सरल प्रश्न को दे दिया ये ग्रुप है एक उम्र गलत हो कोई लड़ाई थोड़ी करनी है। अब ऐसे करते करते 10-12 साल को यूं ही पापू काटे 12 4 को ले जाता है, 4 क्या 4 को ले जाता है, 16 सवाल गया और 2 28 32 हमने 28 जोन में क्या रहता है 32 नंबरों का गड़बड़ अपने खुद ने कर दिया। ये इसलिए होता है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, उसको मस्तिष्क में आत्मसात नहीं करते। आप ऐसे करिए जैसे अलाउद्दीन खिलजी पढ़, आप बैठ के 2 मिनट टहलते टहलते सोचिए खिलजी की नीतियां सोचिए, मंगोल नीति कैसी थी, 6 आक्रमण हुए थे, बाजार नीति क्या थी, क्यों लाई गई थी, किसने क्या कहा था इसके बारे में। आप अगर ये बिना देखे सोच पा रहे हैं तो बहुत सही डायरेक्शन में है, और आपने पढ़ते वक्त निश्चित तौर पे मनन किया है, तभी आप ये सब रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर आपने निष्क्रिय पढ़ा है उपन्यासों की बात थी, लाइन लगा है लाल पीढ़ी का दी कॉपी पूरी अगर ध्यान पड़े वो मोस्ट करे हुई है ध्यान पढ़ हम ध्यान कैसे पढ़े। पहली लाइन लिखी हुई थी कि राजपूत काल के बाद में भारत के अंदर है वो उनकी एकता का फायदा उठाते हुए मुस्लिम अटैक हुए सल्तनत काल स्थापना की। लाइनों क्यों काटी है, क्या काटी लाइन ध्यान कौन थी कि सल्तनत काल राजपूत काल के बाद आई चाहती लोग यहाँ तो लाइन क्यों काटी बिना बात। जो अननेसेसरी चीजें हैं एक पेज में 80% बातें अननेसेसरी, आपको 10-20% अंडरलाइन करना है, वही चीजें लास्ट में रिवीजन होती है और वही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो इस तरह से किताब में लाल पीली करने की बजाय आप टॉपिक आधा टॉपिक होता है, उसके बाद जो पॉइंट पढ़ा उसको पूरा मंथन करें, सोचे उसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं, अटकोगे, अटकते समय अटक गए वहां वापस देखो क्या कहानी थी, दिमाग को इस लेवल का आप एक्टिव कीजिए। तो न पढ़ाई में एक समस्या दूसरी समस्या से जुड़ी हुई होती है। अब नेगेटिव मार्किंग इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, हम गाड़ियां निकाल रहे हैं कि बारूकर्म खराब है, परीक्षा में हमारे हैंडल हमारे परीक्षा में कॉन्फिडेंस डाउन है, हमारे वो बीपी लो आई है, टेबलेट लेने पड़े, हमारे पेट खराब हो, परीक्षा हो गई। पढ़ाई ढंगों की कोई उम्मीदें ज्यादा बात नहीं, लोगों से भी उम्मीदें बदवा दी और मैं आगे देखो फिर तो यही होगा। इसलिए एक समस्या दूसरी समस्या से जुड़ी हुई होती है। जिस स्टूडेंट ने अपना लिमिटेड मटेरियल रखा, उसको 5, 7, 10 बार पढ़ा, उसका पूरा मनन किया एक बार, जब भी पढ़ते पढ़ते, ये मनन पढ़ते पढ़ते ही होता है भाई, 2 घंटे पढ़ लिए, 5 मिनट में स्टोरी वापस घूमती है दिमाग में, भूल गए तो कोई बात नहीं, वापस देख मनन किया, भरपूर प्रैक्टिस करी और सिलेबस के सारे बिंदुओं पे उसने फोकस किया। परीक्षा के एंड टाइम उन बिंदुओं को छोड़ दिया जहां टॉपिक बड़ा है, प्रश्न कम आता है। जैसे साउथ इंडिया में क्या करना है, नॉर्मल राजवंश कई हो चुके तो जगह याद कर लो, राजधानी याद कर लो और गुरु संस्थापक देख लो, छोड़ दो, बंदरगाह देख लो, बस तैयारी के दौरान तो पूरा पढ़ो। एग्जाम के टाइम में ऐसी चीजों पे समय नहीं खराब किए जाते, ये थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ता है। फिर पूरा अभ्यास कर लिए और उसके बाद में परीक्षा में जाके अच्छे से पेपर देख लिया, इतना करने के बाद अच्छे से पेपर हो ही जाता है, तब उसको अपने आप बढ़ जाते हैं। हम पहली गलती क्या करते हैं, हम पहली गलती ये करते हैं कि हर पार्ट के कई सारी सामग्री ले लेते हैं। अब सीधी सी बात है, जब कई सारी सामग्री होती है ना, आप एक को भी ढंग से नहीं पढ़ पाते। देखो आप शादी में जाओ, खाना धड़ा की बात है बढ़िया, शादी में इतना आइटम रह गया, खाऊंगा हालत खराब हुई है, कहीं हुआ लास्ट और लास्ट में कोई 2-3 पीस आप पड़े आए जो पेट को पड़े हैं, भूख लागू देते। क्योंकि बहुत अधिक सामग्री रखोगे तो स्थिति ये होगी कि आप एक को भी सही से डाइजेस्ट नहीं करोगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि 5-7 बार रिवीजन करना पड़ता है। जब आपके पास में 3 सामग्रियां पड़ी है, कौन से का रिवीजन करोगे?
आप किस पे भरोसा करोगे, किसको छोड़ोगे आप? पहली गलती एक स्टूडेंट यही करता है, एक सामग्री ही रखनी है, भले कुछ भी रखो, और मैटर नहीं करता सिलेक्शन इस सामग्री पे। मैं आपको इतिहास की वे सारी किताबें बता दूं, यहाँ से 100% सवाल आते हैं, क्या आप उसको याद कर पाओ? क्या आप उसको 5-5, 7-7 बार घुमा घुमा के पढ़ पाओ? तो फिर 100% आके भी आपके रूम में रहा ना, वहां हॉल में तो नहीं आया, तो फिर क्या मतलब था उसका? जो आपको सरल लगता है पार्ट, जिसकी भाषा आसान हो, कम से कम चीजें, तथ्यों का मगब कम हो, ऐसा प्रश्न लो और उसको पढ़ो। सिलेक्शन इन चीजों से होते हैं, बहुत अधिक किताबों की लाइब्रेरी बनाने से नहीं होता, आप इस बात को स्वीकारिए। लोग एक ही किताब पढ़ के टॉप कर गए, और इधर हर बात की 6-6 किताबें घर में लगा रखी, याद है कि वो 6 किताबें क्या काम की? एक पार्ट रखी और उसको बहुत तरीके से बार बार पढ़ी, क्योंकि एक होगा तो आराम से पढ़ लेंगे। ये गलती मत करो। दूसरी गलती हम काम करते हैं, हम स्टार्ट से लेके लास्ट तक आते ही नहीं कभी। मतलब तो किताब शुरू करी, तीसरे चौथे पार्ट तक जाते जाते अब आ रहा हूं, मैं हो गया, अब दूसरा करते, अब दूसरा भी यूं ही छूटेगा बीच में, अब तीसरा करते। अब दो को पहला गया, दूसरा गया और समय गया। आप जो पार्ट शुरू कर रहे हैं, कम से कम पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक आप जाने की आदत डालें। आप बीच में ऐसे छोड़ने से नौकरियां नहीं लगेगी भाई। फिर पता है क्या होगा? बीच में छोड़ने का लॉस क्या होता है? लॉस ये होता है कि दोबारा वो पार्ट शुरू नहीं किया जाता, हिम्मत ही नहीं होती, मोमेंटम ही नहीं आता, और फिर दोबारा वापस पहले पेज से शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अधूरा छोड़ रखा, आपको पता ही नहीं आपने छोड़ा कहां था, तो 10-15 दिन यही खराब। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि स्टार्ट से लेके लास्ट तक पहुंचते नहीं, बीच में अपने को कोई डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और आप फर्जी तैयारी कर रहे हो तो वैसे नहीं पहुंच पाओगे। ये बच्चा वही कर पाएगा जो बहुत सीरियस पढ़ाई कर रहा है, उसको जिसने ध्यान रखा है कि बयाज पर्सनैलिटी का बनना है, और इन 50-100 लोगों के अंदर स्थान बनाना है, तो बहुत कुछ विशिष्ट करना पड़ता है। किताबें वही है, मैं आपको आज ही कह रहा हूं, जिसकी पहली रैंक आई है फर्स्ट ग्रेड के अंदर जिस सब्जेक्ट में, उससे आप बात करना बाद में, वो आपको वही किताब बताएगा जो आपके रूम में पढ़ी। अगर ऐसा नहीं है तो आप पिछली भर्ती के फर्स्ट ग्रेड को पूछ लो फोन करके, वो फर्स्ट टाइम छोड़ना, हम भी थे टॉपर, हमारे पास में थी, वो आपके पास है, तो मैटर सामग्री तो की नहीं। आप पहला पेज शुरू करके आखिरी पेज तक आप समेटिए उसको। दूसरी गलती हम ये करते हैं, बीच में छोड़ के। हम तीसरी गलती क्या करते हैं, ये आपको नहीं करनी गलती। तीसरी गलती कम करते हैं कि एक बार पढ़ के उसको छोड़ दिया, वापस उसको 4 महीने नहीं देखते। अरे तो कंप्यूटर थोड़ी है, मानव मस्तिष्क 21 दिन में भूल जाता है, दिमाग की क्षमता 21 दिन की है। अगर उन्होंने 21 दिन तक कोई टॉपिक एक बार पढ़े छोड़ दी और एक महीना नहीं देखे हो, तो 1 महीने के बाद लगेगा कि ये टॉपिक मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा। मतलब ऐसा लगेगा कि कर क्या रहा हूं मैं यहाँ पे, मन आवत गई यही करके। अरे ऐसा नहीं करो, आप अपना टाइम टेबल ऐसा सेट करो कि हर पार्ट का नंबर लगता रहे, 1 महीने में कम से कम 1 अधिकार ला के रखना। कुछ नहीं करना है, 20-21 दिन पढ़ लीजिए, 7-8 दिन पीछे रिवीजन कर लो। बड़ी पूरा सिलेबस खींचने के चक्कर में रहोगे, तो सिलेबस खींचते ही रहोगे, होगा कुछ नहीं। तो कम से कम ऐसा प्लान सेट करें कि घूमते रहे। मतलब मैं कहता हूं कि जैसे आपने प्राचीन भारत शुरू किया, एक 15-20 दिन में आपने पूरा पढ़ लिया, फिर मध्यकाल शुरू किया, मध्यकाल को आपने 10-15 दिन पढ़ा, पूरा नहीं हुआ तो स्टॉप कर दो, एक बार वापस यहाँ पूरा कर लो, उसको कैच के कर लो, फिर वापस एक बार प्राचीन को 5-7 दिन देख लो, फिर आप मध्यकाल हो गया, फिर आधुनिक शुरू करो, आधुनिक करने के बाद वापस प्राचीन को शुरू करो, फिर बीच में फिर मध्यकाल लेके आओ, ऐसे घुमाते रहो उसको, बिल्कुल फ्री मत बैठो। क्योंकि कम से कम 21 दिन नहीं तो कम से कम 1.5 महीने में तो एक बार एक सब्जेक्ट आपके सामने आना ही चाहिए। हम ये गलती करते हैं, हम रिवीजन नहीं करते। इसके अलावा रिवीजन के साथ साथ में अभ्यास करते रहो। जैसे आपने कोई मौर्यकाल पढ़ लिया, मौर्यकाल के सवाल देख लो ना, उसी समय देख लो, पूरा होते देख लो,
और उसमें कोई नया सवाल मिला तो आप अपनी सामग्री में अंडरलाइन करके लाल पेन से या किसी पेन से उसको वैल्यू एडिशन कर दो, ताकि वो बार बार वो पेपर आपको देखने नहीं पड़े। पहले पढ़ा एक बार टॉपिक, प्रश्न किए, फिर एक बार टॉपिक फिर देखो। क्यों? क्योंकि प्रश्न करने के बाद जब आप टॉपिक देखोगे तब आप जैसे ही किसी बिंदु पे जाओगे तब आपको लगेगा हाँ ये सवाल आया हुआ है, क्योंकि पहली बार पढ़ा था तब आप बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा, प्रश्न करके अब आप बड़े अनुभवी व्यक्ति की तरह कर रहे हैं। फिर आपको हर लाइन में पता चलेगा कि इस लाइन में ऐसे सवाल आता है, ये प्रश्न उस परीक्षा में आया हुआ है, तब आपकी पेन चलेगी ना। अंडरलाइन तीसरी बार में होता है या दूसरी बार में होता है, तो पहली बार में ले लाल पत्ती कॉपी थोड़ा सा पढ़ने का थोड़ा पैटर्न चेंज करना और कुछ नहीं करना है। और मैं आपको बात बताऊं, ये आपको लग सकता है कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, ये एक बार समय जरूर लगता है, लेकिन इसको अगर आप अभ्यास में डालेंगे डेली आदत में, तो एक रिवीजन के बाद में फिर बड़ा अच्छा सा लगता है। एक बड़े काल के रिवीजन में फिर 10-15 मिनट लगते हैं, आधे घंटे में पूरी कहानी सोच लेता हूं, फिर आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है। तो शुरुआत में ये चीजें रहती है, कंज्यूमनेस अधिक होता है, लेकिन बाद में ये अपने आप ही उसका यूटिलाइज हो जाता है, दिक्कत नहीं आती। गलती न करें आप, या पूरा ही पढ़ते पढ़ते जाए, अभ्यास नहीं करें, ऐसा काम नहीं करना है। प्रॉपर रिवीजन करते रहना, इमीडिएट सोर्स रखें पास में। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, सिलेबस के सारे बात पढ़ते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं। जितना अधिक छोड़ोगे उतना कॉन्फिडेंस डाउन होगा। ठीक है, कोई 5-7 नंबर का 10 नंबर का छोड़ दिया तो, क्योंकि गणित के 2-3 टॉपिक नहीं आते हैं, किसी इंग्लिश के कुछ शब्दावली वगैरह हमने भी छोड़ी। मैंने गणित पूरी छोड़ी थी, तबकि मैं SSC CGL लेके आया हुआ था, बावजूद उसकी छोड़ी। मैंने कहा मेरे से नहीं पढ़ी, तो उसमें एक भी सवाल सही नहीं हुआ, बावजूद उसकी मेरे 108-10 नंबर थे फर्स्ट पेपर में, मुझे जहां तक याद है, क्योंकि बाकी पोर्शन बहुत बढ़िया से पढ़े हुए थे, कोई पोर्शन छोड़ा हुआ नहीं। तो इस तरह से आप यूं ना करें कि इसको मैं बाद में देखूंगा, ये मुझे आता है, ये मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, ये तीनों छोड़ दिए, बताओ ये बाद में करूंगा, वो छोड़ दिए, ये मुझे आता है छोड़ दिए, ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, ये भी छोड़ दिए। सिलेबस 60% ही तैयार है सारे, अब वो बाद में कब करेगा? बाद तो कभी आना ही नहीं, बाद में रिवीजन करेगा, ये नए नए टॉपिक करेगा, बाद में फिर छूट जाते हैं। ऐसी गलतियां ना करें, आज ही इसको निपटाएं, कौन कौन से नहीं हुए उस पर काम करें, फटाफट फिनिश करो उसको। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा को बहुत दिमाग में नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा भी मत मानना कि आपकी क्षमताओं से बाहर चली जाए परीक्षा। परीक्षा एक है और अपने जैसे बच्चे पास होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी परीक्षा व्यक्ति की क्षमता सच में बाहर नहीं। अगर उसको दिमाग में इतना बड़ा टारगेट ले लिया कि भाई ये तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ये ओलंपिक या गोल्ड मेडल थोड़ी है। अगर उसको मस्तिष्क में बिठा दिया कि बहुत बड़ा मान लिया ना, तो आप अपने आप को इतना कमजोर फील करोगे कि लास्ट में परीक्षा का सबसे जाना ही नहीं जाता, क्योंकि बहुत बड़ा मानने के बाद हिम्मत होती नहीं, तो क्यों ही मानना बहुत बड़ा। सबसे बढ़िया तो यही है ना कि छोड़ो, जो है वो है, किताबें मटेरियल लेके और बार बार उसको पढ़ने का ही काम किया जाए, बाकी जो होगा वो देख लेंगे, और सीखने को मिलेगा, मौत तो होगी। तो जितना मटेरियल है उसको बढ़िया से तैयार करें, बस पढ़ाई करें, पढ़ाई के ढोंग नहीं करें, पढ़ाई का प्रदर्शन मत करना जिंदगी में, नहीं तो बहुत पिछड़ जाओगे। ये पढ़ाई के प्रदर्शन बहुत गंदी आदत है, लग गई ना तो दूर नहीं होगी। मैं बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ, हमारे साथ कई लोग ऐसे थे तो सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते थे, कोई टेस्ट सीरीज की रैंक के लिए पढ़ता था, 7 दिन एक टोटल लेके बैठेगा तो रैंक आएगी। जबकि हम कई बार कहते हैं कि टेस्ट को आप ठीक है, परीक्षा टेस्ट सीरीज में बैठते हो पेपर देने, तब सीरीज लिया तो उसको 3 घंटे बहुत शिद्दत से पेपर दो आप। लेकिन टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को 7 दिन नहीं पढ़ते हो, बाकी कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो मूर्ख है। होना तो ये चाहिए कि कम से कम 4-5 दिन तक आप अपने शेड्यूल से चले, लास्ट के 1-2 दिन टेस्ट को देख लो बढ़िया और दे दो पेपर।
तो 2 बार सिलेबस हो जाता है, एक बार शेड्यूल के अनुसार हो जाता है, एक बार अपने अनुसार हो जाता है। तो कई बार अपन रैंक के लिए मारते हैं ना, कोई लेना देना नहीं। कैसे इसका उद्देश्य रैंक लाना थोड़ी है। टेस्ट सीरीज का उद्देश्य ये भी नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे परीक्षा में, बल्कि टेस्ट सीरीज का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप उस बहाने निरंतर पढ़ते रहें, आपका थोड़ा सा अपने साथियों के बीच में मूल्यांकन होता है। इससे अधिक टेस्ट सीरीज के कोई उद्देश्य नहीं। बाकी समय को पूरा यूटिलाइज करें, और मैं हर बार ही बोलता हूँ, आपको ही बोल रहा हूँ, इस फोन को फ्लाइट मोड पे रखें। जैसी पढ़ाई शुरू होती है फ्लाइट मोड ऑन, ये जितना फ्लाइट मोड में अधिक रहेगा उतना आपका स्कोर अधिक होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करता है, ये ध्यान भटकाएगा। और राजस्थान के अंदर हजारों अभ्यर्थी हैं जो बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, और आयोग तो उसी को लेता है जिसकी ओएमआर सीट में आपसे अधिक सही होगी। कंपटीशन बड़े निर्दयी है, कोई दया भाव नहीं कि आप कितने गरीब हैं कि आपकी क्या हालत है। ये ओएमआर सीट कंप्यूटर में जाती है, स्कैन होती है, स्कोर छपता आके, मशीन चेक करती है, बहुत निर्दयी है, कोई इमोशंस नहीं उसके अंदर। और जिसने तगड़ी मेहनत की है सही डायरेक्शन में, उनके स्कोर छप जाते हैं ढंग के। जिसने ढोंग किए हैं, मोबाइल में माथा बोड़िया करी है, अपने आप को दूसरे कार्यों में डाला हुआ है, तो आप फेल हो जाएंगे। देखो, भले टेस्ट सीरीज करो चाहे कोचिंग करो, किसी का कोई मतलब नहीं है। असली कहानी ये है कि कितना याद हुआ और कितना सही जाके करके आए, तब जाके चीजें आपके पक्ष में आती है। बाकी 1-2 बार असफल हो गए ना गलती से भी, तो कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाएगा कि आप वापस उभर नहीं पाओगे। मैं आपको और कह देता हूँ, आप कितना ही कैलिबर है आपके अंदर, लेकिन 1 बार की और 2 बार की असफलता के बाद व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। अरे स्कूली टाइम में बहुत ब्राइट रहे हुए स्टूडेंट 1-आध बार गलतियों के कारण फेल होने के बाद वापस वो कभी उभर नहीं पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले और दूसरे अटेम्प्ट में अपना काम हो जाए, ऐसी स्थितियां आपकी ना हो। पल भर के लिए सोच के देखना, जब भी आप समय खराब करो ना फालतू का, दोस्तों के साथ में कैफे में बैठ के चाय की थड़ियों पे, उस समय सोचना कि अगर व्याख्याता वगैरह में जिसकी भी तैयारी करे उसमें नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। डर जाओ कि भविष्य इसके उत्तर को जानकर आप, क्योंकि इसका उत्तर बड़ा डरावना है। काम धंधे होंगे नहीं, दूसरी भर्तियों को फिर से आशा लगेंगे, घर वालों को क्या जवाब दोगे, परिवार समाज तो तैयार बैठा है कि पाचोलान जो दमाना हुआ है, ठीक है तैयारी, तो वो तैयार की है 5 नंबर तो आओ था। तब अंदर से दुख होता है कि कोई कुछ भी बताओ जिसमें जिंदगी में 4th ग्रेड का फॉर्म नहीं पता, वो धन ज्ञान दे रहे होता, वो कह रहा है कि फर्स्ट ग्रेड कैसे बना जाता है, मौका किसने दिया आपको? जयपुर रहकर पढ़ने के लिए खर्चा अफोर्ड किया है उन्होंने, और आपने यहाँ क्या किया? ये सवाल खुद से पूछना। 100 बातों की एक ही बात है, जितना अधिक समय का उपयोग करोगे उतना काम सेट होगा। समय को बर्बाद किया था बर्बाद हो, काम धंधे करने पड़ेंगे, और वो भी आपसे ठीक से होंगे नहीं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद कोई भी काम मन नहीं लगता। इतना पढ़ने के बाद आप किसी की डांट के अधीन नहीं रह सकते। इतना पढ़ने के बाद लोग आपको सुनाएंगे, वो आप सह नहीं सकते। तो सुबह से लेकर शाम तक टाइम बिल्कुल टफ, एकदम शेड्यूल बना के डिसिप्लिन एकदम, किसी मोटिवेशन की आवश्यकता है। आपको पता है सुबह उठ के मुझे 3-4 घंटे की टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ते ही आपको पता है कि मुझे खाने की बात व्यवस्था करनी है, खाते ही आपको पता है कि अब मुझे आधा घंटा 15 मिनट 45 मिनट थोड़ी रेस्ट करनी है। वो करते ही आपको पता है बाकी 4 घंटे मुझे ये पाठ पढ़ना है। ये करते कि शाम को मुझे थोड़ा घूमने जाना है, कोई काम है, ठीक है। वो करने के बाद सीधा दिमाग में आता है कि रात की शिफ्ट में 2-3 घंटे और पढ़ना है। एक धक्का लगा रहता है, मोमेंटम बना रहता है, और रात हो जाती पता ही नहीं चलता। न तो मोबाइल याद आता है,
न दोस्त याद आते हैं, न परिवार याद आता है, न फालतू की बातें याद आती है, न भटकाव याद आते हैं, सिर्फ किताबें दिखती है और थक के रात को सो जाता है, सुबह उठ के फिर अपनी गति से शुरू करता है। ऐसे बच्चों के सिलेक्शन होते हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट भले बढ़े, कॉम्पिटिशन घट गया, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कॉलेज लेक्चर के अंदर 78 नंबर पे इतिहास में इंटरव्यू कॉल हुआ है, 78 मार्क्स पे इंटरव्यू कॉल हो गया। कितनी देगी कटो, आगे जाके 135 तक जाएगी। 65% ही होते हैं पेपर, देखना 65% उसको कुछ भी नहीं था पेपर में ऐसा। अपने नोट्स से 85% सवाल थे, मैंने सोल्यूशन यूट्यूब पे रखा है। और राजस्थान पूरे में 150 बच्चे भी नहीं है जो 65% से ऊपर नंबर लाए, जबकि पेपर में कुछ नहीं था, इतना कुछ नहीं था जितना नंबर कम पड़े बच्चों में। 130-35 से ऊपर मुझे लड़का नहीं मिल रहा है। इसलिए करो मौका है, ये सीटें भले कम दिख रही हो, लेकिन असली बच्चे नहीं है। आधी दुनिया इस मोबाइल में लगी पड़ी है, तो इसको फ्लाइट मोड पे डालो और सुबह से लेकर रात तक, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, जैसे ही पढ़ो, पढ़ना है। समय का ऐसा यूटिलाइज होना चाहिए कि रात तक आते आते लगे कि भाई इससे अधिक मेरे से नहीं हो सकती। तब आप देखना 5-7 दिन अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस स्वतः ही आ जाता है, बिल्कुल ट्रैक पे आ जाता है। आपका ना घर जाने का मन होगा, ना किसी से बात करने का मन होगा। आप अपने धुन के इतने पक्के होंगे कि आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि मुझे दाढ़ी करनी है, स्नान करना है। सच बता रहा हूं मैं आपको, बच्चे को रोटी और नाश्ते का भी उसके शेड्यूल टूट जाते हैं। मैं 8 छोड़ गया, सेकंड ग्रेड की परीक्षा 4 महीने थे, 8 सब्जेक्ट सामाजिक के अंदर, मैंने 9 मिनट जरूरी है और डू एंड डाई सिचुएशन है। और 4 महीने में मतलब क्या पागलों की तरफ पड़े हैं। पागलों की तरफ पढ़ने का मतलब ये कि नहीं पता वार क्या है, आज कौन सा वार है ये भी नहीं पता होता जब व्यक्ति पागलों की तरफ पढ़ता है। उसका होलिया कैसा होगा उसको ये भी नहीं पता है, उसका कौन सा दोस्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, गांव में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, ये पूरी कमेंट्री वो याद नहीं रखता है। तो है ध्यान रखो, मैं कौन करो की और पूछे कौन करे बीजो माम की चले नौकरी करने सुबह शाम थे 200 स्टेटस देखो, एक स्टेटस में आता है कितना सेकंड लागे, तो 200 स्टेटस में सेकंड लागे, बच्चे आप तारो आप स्टेटस लगाओ, आपका स्टेटस है क्या? स्टेटस बनाओ ना पहले, जिसका स्टेटस बना हुआ वो लगाते नहीं, जिनका नहीं बना हुआ सुबह सुबह महादेव जी की फसल लगा छोड़ स्टेटस पे पढ़ाई वढ़ाई कर। इसलिए समय को ऐसा यूटिलाइज करें कि एकदम पागल वाली पढ़ाई हो, आप असर दिखेगा, यहाँ घेरे पड़ेंगे। और अब भाई हमने तो ये सब देखा है और हुए हैं सब। कई बार मैं तो घर वाले आपको पता नहीं क्या कहते हैं, मनोदेव कहता है ऊपर जाए को डोरे जो खाई पड़ी हुई। मेरे घर वाले ये कहते मम्मी अभी भी कहती तो पढ़ता हूँ, कह रहा हूँ कितना मजा है बेटे, कह रहे पूर गया पूर। माँ आज भी कहती कितना ना छोड़ ना सो जाती, अब गुणे पट्टियों को नौकरी लागी है, पटाया किया, अब सो जा। थोड़ी देर पढ़ता हूँ, हाँ मम्मा नहीं पढ़ा तो पढ़ी रहो। माँ फिर भी कहती है अब मरने दे, छोड़ दे, अब नहीं पढ़ना बेटा बैठिए, क्योंकि देखा यही है, पढ़ते ही देखा। जब मम्मी साथ थे पहले, अभी भी मतलब पहले तैयारी करते थे तो मम्मी बाढ़ में थी, अब पूरा परिवार गाँव में है, तो मैं भी बाढ़ में था। तो पढ़ते पढ़ते सुबह जैसे नाश्ता चाहे हम अपने आप काम करके, माँ को पता चल जाता है कि बेटा भूखा हुआ है, पत्नी को पता नहीं चलता। पत्नी को सबसे पता नहीं चलता कि आदमी भूखा हुआ है, कहीं खोड़ा हूँ कर डिलीट कर देते हैं कि हमारे पास हमारे घर जा अपने चीजें डिलीट करते हैं। माँ को क्या सच में अपने बच्चे का अजय पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और फिर क्या होता है कि मैं जब उसमें
प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं टेबल पे पढ़ता, मैंने कभी ऐसे जनरली कुर्सी पे बैठ के पढ़ता हूँ, फिर भी जब कुर्सी पे थक जाता हूँ तो बेड पे लेट के पढ़ता हूँ। बेड पे लेटते लेटते लगा नींद आ रही है तो थोड़ा छत पे टहलते हुए मैंने जितनी पढ़ाई की इतनी शायद टेबल पे भी नहीं की होगी। मैं घूमते घूमते पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, 4 लाइनें पढ़ी उसको फिर सोचता हूँ क्या है, पीछे क्या था, ये क्या था, अभी फिर नजरें तो रहती है छत पे, आगे फर्श पे, और किताब के अंदर उंगली डाल के उसका पैराग्राफ पढ़ लिया थोड़ा सा और फिर उसको घूमते घूमते पढ़ लिया। नहीं थे घूमता घूमता एडा खोल गए थे, हमारा घूमता पड़ता अपना वही घूमता पड़े, सबकी अपनी अपनी शैली होती है। तो टेबल पे कई बार बैठते बैठते थक जाता था, जैसे सुरेंद्र जी करे ऐसे मैं भी करता था। तो फिर वहां आते थे क्यों बता रहे, मैं ऐसे सोचता हूँ जैसे करके सोचता था, माँ पूछती सिर दर्द है, हमारे मन कर रहे हैं कोई बोझ पे हर की बोझ हर की टेंशन ऐसी नहीं होनी, मुगल का पतन क्यों हो तो वो टेंशन है, आंखें बंद करके कौन किताबों पढ़े। माँ तो मेरी मम्मी अनपढ़ है, उनको नहीं पता कि ऐसे मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, पर उनको ये पता है कि पढ़ते हैं बस। ये मनन चिंतन भी कटो रिजल्ट माथे कर रहे हो, जबकि करना चाहिए आपको सामग्री पे, विषय वस्तु पे। तो इस तरह से पागलों वाली पढ़ाई की लगना चाहिए कि जयपुर गए थे, निकल गए हम 2-3 साल तक बड़ा गए पास जाओ गए नहीं है। सही बात है, क्यों कह रहा हूं, अगर सुबह शाम थे रोटी खाए दिन रात 2.5 घंटा पूर्व हो तो धन्यवाद है। खाना खाने के बाद कई लोग 2-2-2.5 घंटे सोते हैं, क्या हुआ आप सब मतलब 2.5 घंटे सबकी नींद लेनी नहीं चाहिए, ठीक है 15-20 मिनट 30 मिनट उड़ गए वापस, फिर वापस अपना काम है, धुन लगी होनी चाहिए होती है, तब जाके ये चीजें बहुत आसान हो जाती है। अभी 4 घंटा पढ़ो, मैं 3 घंटा रेस्ट करो, 15 दिन पढ़ के फिर 5-7 दिन गाँव जाते हैं, 15 दिन हुआ है घड़ों पढ़ लिए, थोड़े बीच में ब्रेक, एक घड़ों ब्रेक, 10 दिन पढ़ने के बाद 5 दिन तक ऐसा ब्रेक होता है, ऐसे ब्रेक मत लेना। और व्याख्या था कि परीक्षा दो बढ़िया, उसके बाद में पेपर में अगर 300 प्लस बढ़िया अच्छे स्कोर हो जाए तो प्रोफेसर पे लग जाना, L2 की तरफ मत जाना, और अगर पेपर के अंदर बॉर्डर लाइन पे लगे 280, 70, 90 के आसपास तो सीधे L2 पे चले जाना, 6 महीने बढ़िया तैयारी कर लेना। L2 अच्छा ऑप्शन है और इसका सिलेबस भी चतुर्थ श्रेणी के समान है। L2 दे दो बढ़िया, उसके बाद वापस लेक्चरशिप पे लग जाओ, रिजल्ट आ जाएगा, तब तक सिलेक्शन हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कम से कम तैयारी कंटिन्यूसली चलती है, और जो कंटिन्यू रहता है 1-2 साल में लेके पढ़ता है, ये तय बात है। अब हम लोग जयपुर आए, देखना था, क्योंकि अब सीधी सी बात है अपने इतिहास की कैसे अंतिम चरणों में है। आपने मुझे कभी देखा नहीं कि इतना पोस्ट नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा कभी। अब आप सोचो कि 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर गुरु और शिष्यों का आपस में संपर्क है बना होगा, और भी सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम आभासी दुनिया। तो मेरा भी मन होता है कि हम आपको प्रत्यक्ष रूप से देखें, और आपकी भी इच्छा होती है कि आप ही देखें, है कि ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बहुत आपकी तरह ही साधारण परिवार से, हालांकि मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैं गरीब हूँ, पापा ठीक थे, अभी भी बढ़िया अपना खेती का काम कर लेते, अपने लिए खर्चे कभी कभी नहीं, अपनी जरूरत 2,000 की थी तो 3,000 की, हमारे लिए तो वो हमारी पूरी दुनिया की सबसे अमीर आदमी, जिसने अपनी आवश्यकता कभी अधूरी रहने दी, खुद ने फटी पैंट पहन ली होगी, लेकिन हम बच्चों को नई पैंट दिलाई ताकि अपने साथियों के साथ बैठे तो उसको बुरा नहीं लगे। उन्होंने पगड़ी पहन ली, मोजड़ी पहन ली होगी 3 साल तक चमड़े की, लेकिन हमें नए शूज दिलाए ताकि बच्चा जो है वो आराम से खेल वेल कूदने जाया करे, कहीं जाया करे तो उसको अच्छा लगना चाहिए, कमतर नहीं फील करे। हमारे माता पिता सबसे अमीर माता पिता, जहां कहीं आवश्यकता थी किताबों के पैसे दिए,
शहर जाके पढ़ना है, शहर के पैसे दिए, भले उसके लिए उनको अनाज बेचना पड़ा हो, चाहे उधार लाने पड़े हो, हमें पता नहीं चला कहाँ से लाए। हमें यही लगता है कि पापा के पास बहुत पैसे, जब भी मांगते हैं जेब से निकाल के देते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। अब इसके लिए वो क्या करते होंगे ये आप हमें पता अब चल रहा है। उस समय हमें ये लगता था कि मुझे उतना भैया है तो होगा। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट में बात कहता हूँ, नौकरी वोकरी लगने के बाद गरीबी की रोड़े मत रोना कहीं जाके यूट्यूब पे। ये अपने माँ बाप का सीधा अपमान है। एक माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी कि मेरा बेटा ही मुझे गरीब कह रहा है। कहीं गुलाबी साहब नहीं भी दे पा रहे ना माता जी, तब भी ये कहा जाता है कि ठीक है हमारी जरूरत है, हमने सीमित कर दी क्योंकि आर्थिक संसाधन इतने अधिक नहीं थे। शर्म नहीं आती हमको। हम नौकरी लगने के बाद कहते हैं कि मेरे पिताजी गरीब थे, पिताजी के जड़ में नहीं चल सकता। सही बात है भाई। आप सोचो कि आप 30-40 साल बाद आपने अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया, 40 साल बाद की बात बताओ, नौकरी लगने का बच्चा कि मेरा पाप बहुत गरीब था, हमारा मन की कमी रखी और भैया कराई दी हो, में 30 साल तक रोटी पढ़ाई करी, काम कर दिए हो, कपड़ा बीजा जो भी था, हमारा बाल काटने वास्ते पैया ही मैं दिया। और तू जाके दुनिया को ये कह रहा है कि मेरा बाप गरीब है, सिर्फ इसलिए कि सिंपैथी मिले। सिंपैथी ऐसे नहीं मिलती है। सिंपैथी क्यों बटोरना चाहते हो आप? लोगों की सहानुभूति के पात्र क्यों बनना चाहते हो? कहां कमजोर हो आप तो एग्जाम्पल सेट करिए ना कि इकोनॉमिकली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होने के बावजूद मैं आज यहाँ पर हूँ, आप भी हो सकते हो, मेरा बाप गरीब। आपको मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं कई बार ये वीडियोस के लिए आती है सामने, तब मुझे बहुत दुख होता है, भगवान कसम बहुत दुख होता है, क्योंकि आप दुनिया को कहते हमारा दोस्त गरीब है, तो कह सको। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता, पिता माँ बाप आपको जन्म दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी अमीरी क्या हो सकती है? और दुनिया दिख रही, कई लोगों के तो पिताजी का साया नहीं होता, तब माँ अकेली कैसे करती है? वो पेंशन से भी करती है, मतलब मुझे पता है कि वो कैसे करती है। किसी के भाई का साया नहीं होता। कई लोगों के आर्थिक स्थितियां बहुत खराब होती है, बहुत खराब होती है। अब एक लड़की मेरे पास कल आई थी, 2-3 दिन पहले, हमारे अपार्टमेंट की बच्ची थी, 2 बच्चे हैं, उसके पति अमल रोटी खाता नहीं था। अब वो बेचारी कह रही मेरे बेरोजगारी का पता आया था 2 साल, उसका पैसा इकट्ठा करके मैंने बीएड की, और अभी मैं 3 घंटे काम करने जाती हूँ, तब मेरे पैसे आते उससे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अभी तो गाँव में पढ़ा रही, मेरा L2 में मेरे 102 नंबर आ रहे, मेरा सिलेक्शन हो जाता, मेरे बच्चों की एजुकेशन है। और पति तो खर्चा देता नहीं है, उल्टा के रोटी अमल नहीं हुए तो दिन में 4-5 बार चाय बढ़ानी पड़ती, जब भी वो रोटी अमल लेता है चाय और बढ़ा के, तो उसकी दूध के लिए गाय रखनी पड़ती, वो खर्चे और होते हैं। अब वो खर्चे कैसे मैनेज करें? पूरा काम करके फिर मैं दिन में 4 से 5 घंटे सर पढ़ती हूँ। तो मेरे पास इसलिए नहीं आई थी, वो अपनी समस्या बताने नहीं आई थी, वो ये कह रही थी मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, क्या ये पर्याप्त है या मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ? तो मैंने पूछा उसको कि भाई तू शहर क्यों नहीं आ रही? उसने नहीं बताया, तो उसने कहा सर घर पे जिम्मेदारियां ये, ऐसी क्या जिम्मेदारी, टेस्ट देने आ जा, तब बताना पड़ता है, क्योंकि आखिर में व्यक्ति बता ही देता है, तो वो भावुक होती है, बोलने लगे। कितनी परिस्थितियों में बच्ची पढ़ रही होती, आपको तो फ्री करके भेजा है कि आप टेंशन मत लेना, बढ़िया पढ़ेगा, तो आपको तो घंटे गाँव भी नहीं करने चाहिए। सही बात हुई है, तो आपके लिए बहुत लोग पीछे खड़े हैं और उम्मीदें लगाए बैठे, उनकी उम्मीदों के खातिर, अपने भविष्य की खातिर खूब मेहनत कीजिए, और मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, ये मेरा अनुभव है, और ये हमने देखा है, हमने इसको सिद्ध भी किया है। आज 15-16 साल से मैं नौकरी में हूँ और बच्चों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मतलब हर दिन मैं 1000 बच्चों से मिलता हूँ, क्योंकि 2 क्लासें होती है तो 1000-1200 बच्चे सीधे बात करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह जितना भी टाइम मिलता है, बच्चों के डाउट्स के रिस्पॉन्स भी करता हूँ। बहुत बड़े डाउट होते हैं तो छोटा मोटा वीडियो बना के भी डाल देता हूँ,
कोई पोस्ट लिख के भी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ, कोई व्यक्तिगत मैसेज होता है, कोई अलग टाइप की समस्या होती है तो उसको भी जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हमारा पूरा प्रयास रहता है क्योंकि आपके बिना हमारा कोई महत्व नहीं, सही बात तो ये है। तो इसलिए स्टूडेंट से बड़ा स्नेह है और आप सभी को आगामी परीक्षाओं की शुभकामनाएं। अब हम बाद में प्रस्थान करेंगे और आप खूब पढ़ाई करना, बहुत मेहनत करना, अपनी तरफ से कोई कसर मत रखना। ये नहीं लगना चाहिए कि थोड़ा और कर लेता तो यार मेरा हो जाता, ये कसर रखना मत। सुबह से शाम तक जितना आप अपने आप को झोंक सकते हो झोंक देना, क्योंकि मेहनत करके अगर फेल भी होते हैं ना तो भी इतना दुख नहीं होता। क्या मैंने मेरा 100% दे दिया, अब नहीं हुआ तो क्या कर सकते। नई मेहनत करके फेल होना दर्दनाक होता है, फिर लगता है यार कर लेता तो हो जाता, मेरे से कमजोर बच्चे हो गए। तो ऐसा रिग्रेशन आप में न रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और तो आप आराम से टेस्ट वेस्ट देना। जिंदगी में इस बात का हमेशा ध्यान रखना, आपकी पहचान, आपका कद, आपकी इमेज, ये सब शिक्षा, आपके कर्म और आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई। इन तीनों को बहुत पवित्र रखना, एजुकेशन को, आपके कार्यों को, कर्म को और आपके व्यक्तित्व को। इन तीनों को शानदार रखना, जिंदगी में कभी कोई अमूल्य खरीद नहीं मिलेगा। मैं इसी के साथ बात को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा